हेलो स्टूडेंट, सेट नंबर 4 817 के इंग्लिश का यह पेपर है। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 817 HI, HJ और HH ये 3 सेट सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उन 3 सेट को देखिए, उसके बाद सेट नंबर 4 को देखिए कैसे इंग्लिश का पेपर हम लोगों को सॉल्व करना है और किस तरीके से दिमाग लगाना है। सेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड देखते हुए आएंगे तो आपको सेट 4 में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आइडिया आपको लग जाएगा किस तरीके से हम लोगों को पेपर लिखना है और क्या इंग्लिश में करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, इंग्लिश का पेपर देते समय आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है, जिसमें 15 मिनट सिर्फ आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है और 3 घंटा सॉल्व करने के लिए मिलता है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन है, अगर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन के लिए सेट नंबर फर्स्ट में चले जाइए। वहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शन के विषय में भी बताया है कि कितना टाइम कहाँ मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 2024 का 817 के पार्ट ए। 2 पार्ट में आपका पेपर आता है। पार्ट ए में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको जितने भी ऑप्शन रहते हैं टिक करने होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक इसी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आंसर देना है। मतलब पहले आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन बनाया गया है, उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। तो क्या हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है डायरेक्ट पहले पैसेज पढ़ना है और आंसर देना? नहीं, पहले आपको दिमाग में रखना है एक बार कि ये क्वेश्चन क्या दिया है और उसको यहाँ पे ढूंढना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि वाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच अ यंग एज। कह रहा है कि जो अकबर था, है ना, वो इतनी कम उम्र में ही अकबर जो है वो दिल्ली का राजा क्यों बना। अकबर वाज अ बॉय ऑफ 13, है ना, वेन ही बिकम द किंग ऑफ दिल्ली। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि वो दिल्ली का राजा बना। आगे देखिए कह रहा है कि एट द टाइम वेन अकबर वाज बॉर्न हुमायूं हिज फादर वाज अ wanderer इन सिंध बिकॉज ही हैड बीन डिफीटेड बाय शेर खान। तो जब उसके जो पिता थे हुमायूं, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी जो युद्ध होता है शेरशाह से, शेर खान नहीं, शेरशाह से, तो वो हार जाते हैं। वेन अकबर वाज ओनली 1 year old, उस समय अकबर सिर्फ 1 साल के थे। ही वॉज टेक अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड वॉज ब्रॉट अप इन पर्सिया बाई बैराम खान। अब यहाँ पे पैसेज में यही कहा गया है कि अकबर 13 साल के जो थे तब वो दिल्ली के राजा बने और उस समय अकबर का जन्म हुआ जब हुमायूं, उनके पिता, सिंध में एक क्या थे, एक सिंध वंडरर। वंडरर का मतलब होता है पथिक, है ना, तो वो एक पथिक थे क्योंकि उन्हें शेर शाह ने हराया था। अब अकबर केवल 1 वर्ष के थे और तो उनके माता पिता से जो है दूर ले जाया गया। कहाँ ले गया गया? पर्सिया। पर्सिया मतलब फारस को कहते हैं हिंदी में। तो वहाँ पे बैरम खान द्वारा उनको पाला गया। बैरम खान ने उनको पाला था। अकबर केम बैक टू इंडिया विथ हुमायूं। अकबर जो है जल्द ही वापस आए, किसके साथ? हुमायूं के साथ। सून हिज फादर डाइड, और उनके पिताजी जल्दी क्या हो गए? डाइड हो गए, मतलब उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, इवन एज अ यंग मैन अकबर लुक्ड लाइक अ किंग, है ना। तो यहाँ पे यहाँ तक कि अकबर अब एक राजा की तरह दिखने लगे थे। ही वॉज अबाउट 5 feet 7 inches टाल, और वो 5 feet 7 inch लंबे थे। एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, और उनकी जो बॉडी थी वो भी स्ट्रॉन्ग थी। अ ब्रॉड चेस्ट एंड लॉन्ग आर्म्स, है ना। ये ब्रॉड मतलब उनकी चेस्ट भी चौड़ी थी और लॉन्ग आर्म्स, उनके जो बाहें थी वो भी लंबे थे। ही लाइक्ड राइडिंग, वो राइडिंग करना पसंद करते थे। अ लॉट ऑफ टाइम हॉर्सबैक, और जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस पे स्पेंड करते थे? हॉर्सबैक मतलब घुड़सवारी करना पर। तो ये सारी चीज़ें स्टोरी हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में यही कहा गया है कि वो क्यों बने, है ना। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। तो वो राजा क्यों बने? क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, जब अकबर अपने पिताजी के साथ, हुमायूं के साथ कहाँ आए? इंडिया वापस आए। सून मतलब जल्द ही, हीज फादर डाइड, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो वो राजा बने, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट डिड अकबर लाइक। अकबर क्या लाइक करते थे? यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, ही लाइक्ड राइडिंग
एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हॉर्स बैक। तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए पसंद, वो किस चीज़ को पसंद करते थे, तो राइडिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए जैसे ही आपने एक बार पैसेज पढ़ा तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यहाँ पे लिखा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नैरो। यहाँ पे जो वर्ड नैरो दिया गया है इसका अपोजिट क्या होगा, है ना, नैरो का अपोजिट क्या होगा। तो आप कहेंगे कि अब देखिए यहाँ पे नैरो का मतलब क्या होता है, संकीर्ण मतलब पतला। जैसे मान लीजिए कहीं पे गली टाइप का रास्ता है तो उसे हम लोग नैरो कहते हैं। तो उसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौड़ा। नैरो का मतलब क्या होता है, पतला कह सकते हैं, है ना, या तो संकीर्ण कह सकते हैं। तो ब्रॉड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। ब्रॉड का मतलब क्या होता है, चौड़ा। तो यही कहा गया कि नैरो जो है इस पूरे पैराग्राफ में किस चीज़ का क्या है, अपोजिट है। तो लिटिल मतलब छोटा होता है, स्प्रेड वंडरर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस पैराग्राफ में आपको दो वर्ड्स नहीं मिलेंगे, एक तो स्प्रेड नहीं मिलेगा और एक लिटिल नहीं मिलेगा। दो वर्ड्स तो नहीं मिलेंगे, तो दोनों तो कट गए। अब ये तो या तो वंडरर मिलेगा, क्योंकि वंडरर देखिए यहाँ पे है, और एक आपको ब्रॉड मिलेगा जो कि ब्रॉड यहाँ पे है, देखिए ये ब्रॉड चेस्ट। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर अगर आपको नैरो का मतलब पता होगा तो आप बता देंगे कि हाँ इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक क्या करना है, देखिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर ऑफ फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ध्यान रखेंगे, हमेशा ये पॉइंट जरूर नोट करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक कह रहा है। 4 से लेके 8 तक आपको सही ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले देखिए कह रहा है स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर। इसमें आपको बिल्कुल सटीक ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर, मतलब जब टीचर आते हैं उसके पहले ही बच्चे क्लास में क्या होते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, इंटर करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वांट समथिंग मोर। यदि तुम ज़्यादा चाहते हो तो यू आर, तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा डिससेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको यहाँ पर क्लस्टर्स दिए गए हैं, इसको बिल्कुल मीनिंग के अनुसार मीनिंगफुल होना चाहिए, सेंटेंस अरेंज करना है। अगर आपको सेंटेंस अरेंज करना है तो देखिए अब आपको दिमाग लगाना है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से ही कोई एक सही होगा। और आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे अगर कभी भी WH वर्ड पहले आता है तो उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। अगर आपको इतना भी पता होगा तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हर एक वाक्य में WH वर्ड है, WH मिल गया। इसके बाद क्या है, हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन यहाँ पे कि दे है, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। उसके बाद इन दोनों, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब 2 ऑप्शन तो आपके कट गए, मतलब दोनों में से अब कोई सही नहीं होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, तो देखिए इसमें भी दे है, इसमें भी दे है, इतना तो पता हो गया। आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, नॉट आना चाहिए। तो नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, अब आना चाहिए मेन वर्ब। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैव है और इसमें विल है। तो अब आपको यहाँ पे चूज करना है कि जब भी WH वर्ड आता है, देखिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में है वो विल हैव है। क्या है, विल हैव। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो थर्ड फॉर्म इसमें भी है, थर्ड फॉर्म इसमें भी है, लेकिन विल हैव जब WH वर्ड आपने लिखा वाई, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, तो आप कहेंगे इसके बाद तो विल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हैव नहीं होता है, पहले विल आता है। क्या आता है, विल। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसलिए अगर पहले विल आता है उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद जो है हैव आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि पहले विल आया है। ये फ्यूचर का टेंस है, इसलिए पहले विल ही आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें से 4 ऑप्शन है और बताना है कि इन चारों में से मिस स्पेल्ड कौन है। तो आप देखिए इसमें से कमांडर भी सही है,
कमर्शियल भी सही है और कमिश्नर का स्पेलिंग भी सही है। अब ध्यान रखिएगा, ये तीनों वर्ड्स आपको याद कर लेने हैं, ये आगे आने वाले पेपर में बन सकते हैं। तो यहाँ पर गलत कौन है, तो आप कहिए कमांडेंट का स्पेलिंग जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 में बॉयज वर जंपिंग द पॉन्ड, तो अब यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, देखिए तो इसमें तो हो जाएगा इनटू ना, जब भी इन का यूज और इनटू का यूज में बहुत अंतर नहीं होता है, दोनों का मतलब होता है में, है ना, में या अंदर, या अंदर, अंदर मतलब के अंदर। तो अगर ऐसा है तो इन और इनटू में अंतर क्या हो गया, जब इन होता है तो जो भी वस्तुएं होती हैं वो स्थिर होती हैं, कैसी होती हैं, स्थिर। लेकिन इनटू में क्या होगा, गतिशील होगा, क्या होगा, गतिशील होगा, उसमें गति होगा। इसलिए यहाँ पर जब कहा गया बॉयज वर जंपिंग, मतलब जब वो तालाब में जंप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं तालाब में, तो में के लिए आपने इनटू का यूज किया, क्योंकि जंप कर रहे हैं तो इसमें क्या है, गति है, और जब गति होगा तो इनटू का। गति नहीं होता तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए। ये जो पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, ये 9 और 10 के लिए दिया गया है, ठीक है, 9 और 10 के लिए। चलिए पहले तो पैराग्राफ में देखिए क्या कह रहा है, इसको समझिए। कह रहा है कि सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फैथ इन गॉड। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन भी है, राइटर्स फैथ इन गॉड इन ऑर्डर नॉट टू सेक, और जैसे ही आपको एक ऑप्शन मिला तो आप इसमें दिमाग लगाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने आंसर क्या दिया था लेटर में, तो यही दिया था। यहाँ पे देखिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर, मिल गया, अब पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि आंसर द लेटर में यही दिया था उसने कि इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर आया और उसके साथ अपना आइडिया में आंसर दे दिया। इसका मतलब पहले का तो डी ही हो गया, ज़्यादा अनुमान और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जाहिर सी बात है जो आंसर होगा इसके बाद ही होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए हु इज़ द राइटर, अब इसमें राइटर का नाम तो दिया नहीं होगा, जाहिर सी बात है, तो ये लैंचो चैप्टर है ना, लैंचो चैप्टर है। तो यहाँ पे अ लेटर टू गॉड जो आप जानते हैं, तो लैंचो का चैप्टर है, तो उसके जो राइटर हैं कौन है, देखिए पोस्ट मास्टर नहीं होगा, पोस्टमैन नहीं होगा, लैंचो नहीं होगा, क्योंकि ये तो उसके पार्ट हैं। बचा क्या, ऑप्शन एक ही बचा, वो भी ए, बस अब दिमाग ही नहीं लगाना है। तो दोनों का आंसर मिल गया, हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13 तक को हमको देखना है, 11, 12 और 13। तो कह रहा है अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ ऑफ हैट्रेड, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है वो घृणा का पात्र है। वो किसका पात्र है, घृणा का पात्र है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रिजनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द समर ऑफ एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। जो ग्रैंड माँ होती है 1941 में, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या क्या सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे फेल इल हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो बीमार थी, तो इसलिए यहाँ पे फेल इल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर इज बाई अ प्राउड रेस ऑफ मटेरियल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन। मैसूर और मैंगलोर के बीच की जो भूमि है योद्धा और पुरुषों की सुंदर महिलाओं से भरी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पे भरी हुई है, इसलिए क्या कहेंगे, इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट है ना, मतलब आबाद थी, भरी हुई थी, वहाँ पे आबादी ज़्यादा थी। अच्छा, लेफ्ट का मतलब छोड़ देना, फील्ड का मतलब क्या होता है, भर जाना, और सराउंडेड का मतलब होता है घेर लेना या भरा हुआ होना चारों तरफ से। तो यहाँ पर इनहेबिटेंट ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में देखिए, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, कुल मिला के एक पोएम दिया गया है। पोएम में दो क्वेश्चन बनाया है। पहला बनाया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग अ कैमलियन। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे इसका हो जाएगा अ लिजार्ड, क्योंकि इसमें कह द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल। यहाँ पे यही पूछा गया है, ये कैमलियन वर्ड किसके लिए आया है ना, तो यही पूछा कैमलियन किसके लिए आया है, तो आप कहेंगे कि वो तो एक लिजार्ड था, तो लिजार्ड ही छिपकली है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक।
आगे है व्हाट डू यू सी इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री। अगर पेड़ पर कुछ नहीं है तो आप क्या देखते हैं? पेड़ पर कुछ नहीं है तो आप क्या देखते हैं? तो पेड़ पर जब कुछ नहीं होता है तो आपको क्या दिखाई देगा? कैमलियन। दिस इज द कैमलियन यू सी। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस द कैमलियन यू सी। आंसर मिल गया कि आपको जब पेड़ पे कुछ नहीं है तो क्या मिलेगा? तो कहेंगे कैमलियन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक अब आपको देखना है। तो सबसे पहले कहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, वहीं चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है। फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज हॉरेस डैनबी थॉट। हॉरेस डैनबी को किस तरीके का नागरिक समझा जाता था? अब ये आपका लिटरेचर है, लिटरेचर चल ही रहा है, तो लिटरेचर में आपको पता है कि किस तरीके का आदमी सोचा जाता था, तो आप कहेंगे कि ईमानदार, क्योंकि जो ये हॉरेस डैनबी थे उनको ईमानदार व्यक्ति सोचा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बाय हुम वाज हॉरेस डैनबी ट्रिक्ड। हॉरेस डैनबी को किसने धोखा दिया? तो आप कहेंगे किसने धोखा दिया था? अ यंग बॉय, क्लेवर यंग लेडी, हैंडसम बॉय या ओल्ड मैन। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर वो है अ क्लेवर यंग लेडी। अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आप दिमाग से सोचेंगे कि बाय हुम वाज हॉरेस डैनबी ट्रिक्ड, मतलब कि हॉरेस डैनबी को किसने धोखा दिया? हैंडसम बॉय धोखा देगा, बॉय धोखा देगा, गलत। ओल्ड मैन धोखा देगा, गलत। एक यहाँ पे बॉय है, गलत। तो बच्चा क्या, ऑप्शन एक ही बचता है, वो भी कौन सा? सी। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा क्लेवर यंग लेडी, है ना, एक चालाक खूबसूरत महिला। आगे है कि व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। यहाँ पे कह रहा है कि जब उसके मकान मालिक ने उसे बेदखल करने की कोशिश की तो ग्रिफिन ने बदला लेने के लिए क्या किया था? तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या किया था। तो ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? लेफ्ट द हाउस, घर छोड़ दिया था उसने। बिगेन टू एब्यूज, गाली देने लगा। सेट फायर टू द हाउस, मतलब क्या किया उसने? घर में आग लगा दी। स्टार्टेड जंपिंग, या वो कूदने लगी। अब ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा? तो आप कहेंगे कि उसने घर को आग लगा दी थी। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिसेज हॉल वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई। कहा जा रहा है कि श्रीमती हॉल को यकीन था कि कमरे में भूत प्रेत का वास है। अब यहाँ पे भूत प्रेत का वास है, स्पिरिट्स ऑप्शन से होगा। डेड बॉडीज, वो कौन सा भूत था ये आपको बताना है। इविल सोल था या घोस्ट था? तो क्या था? तो आप कहेंगे स्पिरिट्स का उनका शक था। स्पिरिट्स, देखिए स्पिरिट्स की मतलब आत्माएं होती हैं। इविल सोल्स का मतलब होते हैं बुरी आत्माएं, और घोस्ट्स का मतलब भूत होता है, और डेड बॉडीज का मतलब जो सब होता है लास्ट, उसको हम लोग डेड बॉडीज कहते हैं। तो ये सारी चीजें थी। एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट ए का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो आप देखिए ध्यान से, कह रहा है कि वन थिंग दैट रिचर्ड ए ब्राइट कुड डू इज, है ना, एक चीज है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कलेक्ट थिंग्स, उसका काम ही था थिंग को कलेक्ट करना। ठीक, अब चलिए पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी को ध्यान से देखते हैं। एमसीक्यू आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए पार्ट बी में आपका रीडिंग। तो यहाँ पे जब रीडिंग करने के लिए है, अगर आपने सेट फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा है तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब भी ये पैसेज आपके एग्जाम में आएगा तो आपको करना क्या है। आपको बस एक काम करना है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है ना, तो हमेशा याद रखिएगा ये पहला क्वेश्चन है, तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले मिलेगा। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो है इसके बाद ही मिलेगा, और ये तीसरा क्वेश्चन है तो इसके बाद ही तीसरा मिलेगा। मतलब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको पहला क्वेश्चन इतने मिल जाएगा, दूसरा क्वेश्चन इतने मिल जाएगा, तीसरा क्वेश्चन का आंसर इतने मिलेगा। डी जो होता है वो पैसेज से ही होता है, लेकिन थोड़ा सा हटके होता है। कभी राइटर का नाम पूछ लेता है, कभी इसका वो जो है टाइटल पूछ लेगा, है ना, कभी कोई इसमें से वर्ड उठा लेगा, इसका जो है अपोजिट पूछ लेगा। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना होता है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आपको यही बताना है। पहले आपको मैं आंसर बताऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि यही जो है इसका ये मतलब क्या कह रहा है, ये चीज़ें। तो अब पहले देखिए कि आंसर आपको मिलेगा कैसे। सबसे पहले
क्वेश्चन देखिए दिया है कि एन एडल्ट फील साई ऑफ लर्निंग एट अ लेट गेज। ढूंढिए, ये जितना मैंने अंडरलाइन किया ये वर्ड ढूंढिए। तो आप कहेंगे सर ये वर्ड तो जो है पहले लाइन में तो नहीं दिखा, लेकिन दूसरे लाइन में पढ़ते हुए आएंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा। दूसरे लाइन में भी नहीं मिला तो तीसरे लाइन में मिला, स्टार्टिंग टू लर्न अ लेट गेज। यहाँ पर इसका मतलब आप देखिए स्टार्टिंग कहाँ से, तो यहाँ से स्टार्टिंग है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स फॉर एडल्ट एजुकेशन एंड ऑन द अदर एंड द एडल्ट फील साई ऑफ द गेट। जहाँ तक फुल स्टॉप जहाँ तक है वहाँ तक पहुँचे चिल्ड्रेन। ये हो गया आपका पहले का आंसर। तो पहले का आंसर आपको मिल गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डज अ फार्मर नीड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। अब देखिए इतने में हमको ढूंढना ही नहीं है, इसके आगे ढूंढना है। तो इसके आगे ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा नीड्स एम्पल रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। दूसरे का भी आंसर मिलेगा। अब यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। द एडल्ट विलेजर्स हैव लिटिल टाइम टू स्पेयर ऑफ द अटेंडिंग क्लासेस। द जॉब ऑफ फार्मर वेरी स्टर्नस एंड ही नीड्स एम्पल रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। ये हो गया आपको दूसरे का आंसर, दूसरे का मिल गया। तीसरे का आंसर जब आप ढूंढने जाएंगे तो आपको ध्यान रखना कि इसमें मिलेगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन द टाउन एंड सिटीज एडल्ट एजुकेशन नीड्स टू बी वर्क बेस्ड। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट जो है क्यों किया दिया गया। तो जब भी ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो स्टेटमेंट आप ढूंढिए कि ये कहाँ पर दे रखा है। जहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रखा होगा उसके आगे इसका आंसर होता है, क्योंकि उसके आगे ही इसका रीजन बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे इन टाउन एंड सिटीज आल्सो, यही तो है इन टाउन एंड सिटीज आल्सो, तो यहाँ पर मिला हमको। और जब हमको यहाँ पर मिला तो इसको करेंगे अंडरलाइन। यही इन टाउन एंड सिटीज आल्सो एडल्ट एजुकेशन नीड टू बी मेड वर्क बेस्ड। ठीक है, यहाँ तक मिल गया। अब स्टेटमेंट यहीं आगे कह रहा है कि इट शुड कंप्राइज। तो आपके पास पूरा ऑप्शन है, आप पूरा 2 नंबर का है भी, तो आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख डालिए। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ABC क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों का आंसर आपको मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब लास्ट में कह रहा है चौथे में कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ बोल्ड। इसमें ये जो बोल्ड का जो अपोजिट दे रखा है, इसमें जो बोल्ड का अपोजिट दे रखा है वो है आपका डिस्करेज। ये रहा यहाँ पर डिस्करेज, ये इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी का, मतलब चौथे का। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है ना। अगर आपको पैसेज नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है जिसमें मैंने बताया हुआ कि पैसेज को किस तरीके से बनाएं, किस तरीके से ढूंढें। हालांकि अब इससे ज़्यादा आपको नहीं सीखना है, जो मैंने अभी ये बता दिया। ठीक, चलिए अब हम लोग पार्ट बी में पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने रीडिंग कंप्लीट किया, अब हम लोगों की बारी है राइटिंग में। राइटिंग में देखिए हमेशा क्या होता है, 2 देते। जैसे यहाँ पे राइट लेटर दिया है, राइट एन एप्लीकेशन। या तो आप राइट करिए एप्लीकेशन या तो आप राइट करिए क्या, एक लेटर। दोनों में से एक करना है और दोनों जो है 4-4 नंबर के हैं। तो ये नहीं कि दोनों कर देंगे तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप दोनों में से एक करेंगे और आपको 4 नंबर मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर आपको एक लेटर भी लिख के बताएंगे, है ना, किस पे, फॉर योर फादर एक्सप्लेनिंग वाई यू कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन द साइंस। और दूसरा एप्लीकेशन है कि प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर्स टू योर क्लास। ये दोनों के दोनों। तो चलिए इसका सोल्यूशन पहले पार्ट ये फर्स्ट का देखते हैं कि हम लोग पहले क्या लिखेंगे। एक लेटर लिखेंगे जो है अपने पिताजी को, वहाँ पर आप बताएंगे कि क्यों हमारा जो है मार्क्स साइंस में कम आ रहा है। तो सबसे पहले लिखा गया है, आप देखिए हमेशा याद रखेंगे लाइन ये हमेशा सीधी होनी चाहिए, जो यहाँ से यहाँ तक सीधी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया डियर फादर, मतलब प्रिय पिताजी। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। मुझे आशा है कि यह पत्र आपको अच्छा लगेगा। आई वॉन्टेड टू लेट यू नो द रीजन वाई आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन साइंस। तो यहाँ तक तो आपके क्वेश्चन में ही दिया रखा है, तो आपको इसी तरीके से फॉर्मेट बना लेना है कि मैं आपको बताना चाहता था कि मैं विज्ञान में अच्छा नंबर क्यों नहीं ले आ पाया। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसीज स्मॉल पॉक्स वॉज फेसिंग एट टाइम। सो क्योंकि उस समय मुझे जो है स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी हो गई थी, इसलिए आई कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन एग्जामिनेशन। इसलिए मैं अपने परीक्षा पर एग्जामिनेशन पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव इन द साइंस सेमेस्टर एग्जामिनेशन।
और मैं अब दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में इसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। होप मतलब मुझे आशा है, यू विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स, कि आप हमारी समस्याओं को समझेंगे। योर ओबीडियंट सन। अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है, अंश आप जो आपका जो भी नाम है। तो इस तरीके से आप क्या लिखेंगे, एक लेटर लिख देंगे। और उसके बाद दूसरा क्या है, तो दूसरा कहेंगे कि एक एप्लीकेशन है जो कि प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है कि और ज़रा क्या चाहिए, हमारे स्कूल में हमारे क्लास में फर्नीचर चाहिए, तो उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। देखिए अब आपको एप्लीकेशन लिखना है। सबसे पहले लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है, एड्रेस लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे सबसे पहले सर। अब देखिए ये जो लाइन है एकदम सीधी है कि नहीं है, तो कहेंगे बिल्कुल सर, एकदम ये लाइन तो एकदम सीधी है। तो आपको एक सीधी लाइन बना लेनी है, फिर यहाँ से यहाँ तक वही सीधी लाइन रहनी चाहिए। सर के बाद ही आपको स्टार्ट करना है, कामा देने के बाद ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप बोलेंगे रिस्पेक्टफुली, आदरपूर्वक, आई वॉन्ट टू इन्वाइट योर काइंड अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ फर्नीचर इन माई क्लासरूम। मतलब मैं आपका ध्यान अपनी कक्षा में फर्नीचर की कमी की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। देयर आर सिटिंग अरेंजमेंट फॉर ओनली 25 स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पर केवल 25 स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था है, बट लेकिन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज टू 35। लेकिन जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई, 35 हो गई है। आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस समस्या का जितनी जल्दी हो सके वो समाधान करें। ये जो लाइन है आई रिक्वेस्ट से लेके पॉसिबल, मतलब आई रिक्वेस्ट यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल, ये इसको याद कर लीजिए, किसी भी एप्लीकेशन में आप चिपका सकते हैं, ठीक है। उसके बाद योर ओबीडियंटली, जो भी आपका नाम है नाम लिखेंगे, और उसके बाद किस क्लास के हैं वो भी आप लिख देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको लिखना है एक क्या, एप्लीकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार करना है। किस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। 80 से लेके 100 वर्ड्स तक एक इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है आपको। अब देखिए ध्यान रखिएगा, दूसरा जो है वो एक आर्टिकल लिखना है किस पे, एन इम्पॉर्टेंट डे इन माई लाइफ। एक अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डे लिखना है। ये भी 80 से लेके 100 वर्ड, मतलब 80 से 100 वर्ड्स तक के हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको हिंट्स दिए जाते हैं। आप ये हिंट्स इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, आपको वही चीज़ें लिखनी है जो ये हिंट्स में दिए गए हैं। अब इसकी आपको दो फायदे हैं। एक तो आपको यहाँ पे हेडिंग मिल जाएगा, जैसे इसेंशियल्स फॉर ऑल बींग्स, है ना, ये सभी लोगों के लिए अनिवार्य है, सभी जातियों प्रजातियों के लिए, एक हेडिंग मिल गया। अब उसके अंदर जितना भी लिखना चाहें लिख दीजिए। फिर उसके बाद प्रोवाइड फॉलिएज एंड फ्रूट्स, ये एक हेडिंग बनाइए। फूड्स एंड शेल्टर फॉर कैटल, ये एक हेडिंग बनाइए। यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, ये एक हेडिंग बनाइए। कीप इन्वायरमेंट क्लीन, ये हेडिंग बनाइए। प्लांट एंड प्रोटेक्ट ट्रीज, ये हेडिंग बनाइए। आपको जब हेडिंग मिल गया तो लिखने में समस्या क्या है, तो ये 6 नंबर आपके रखे होते हैं। आपको हेडिंग मिल गया, आपको ट्रांसलेशन आता है तो अच्छे से उसको लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंस आप इसी तरीके से जब आप आर्टिकल भी लिखेंगे तो भी आपको देखिए हेडिंग मिलेगा, विच डे इज इंपॉर्टेंट, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट हैपेंड दैट डे, हाउ यू। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसको हेडिंग नहीं बनाना है, इसको लिखना है। तो जब पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक हेडिंग बनाएंगे, एन इंपॉर्टेंट डे इन माई लाइफ। उसके बाद उसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे विच डे, पहले आप उसके विषय में लिखेंगे कौन सा दिन है जो आपके लाइफ का इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बताएंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बताएंगे कि उस दिन हुआ क्या था, ये बताएंगे। फिर बताएंगे कि आपने उसको कैसे इंजॉय किया, ये भी बताएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है। ये भी जो आपने हेडिंग बनाना मैंने सिखाया, ये चाहे तो आप बिना हेडिंग के भी लिख सकते हैं। जैसे पहले आप यह बताइए कि क्या उसमें बींग्स सभी लोगों के लिए फायदे हैं, फिर उसके बाद फ्रूट्स के विषय में, फूड के विषय में, शेल्टर के विषय में, केटल्स के लिए, तो डायरेक्ट लिखते जाइए पैराग्राफ बना बना के। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। हेडिंग बनाएंगे तो एग्जामिनर के मन में एक जो है क्लियर कट बैठ जाएगा कि बेटा ये बच्चा जो है वो अच्छा लिखा है। और नहीं भी बनाएंगे तो अगर 2 लाइन भी पढ़ लेगा तो आपके ये हेडिंग जो हिंट्स दिए हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। तो चलिए हम जो है आपको बताएंगे पैराग्राफ के रूप में, आप चाहे तो हेडिंग बना सकते हैं, नहीं बने तो नहीं बनाइए। तो हम पहले रिपोर्ट को ही देखते हैं, उसके बाद आर्टिकल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिपोर्ट जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री है। तो रिपोर्ट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री ये तैयार करना है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है,
ट्रीज आर विटल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी इन्वायरमेंट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग बींग्स। मतलब अब वही हमको बताना है कि बीइंग के ऊपर क्या है, तो यही है, पेड़ जो होता है वो इन्वायरमेंट को स्वस्थ बनाए रखता है, मेंटेन किए रहता है, और इस सभी ऑल बींग्स मतलब सभी जीवित प्राणियों के लिए उनके जीवन में सुधार करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। दे आर इसेंशियल एंड वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ये हमारे लिए क्या करते हैं, बहुत ही रिसोर्सेज जो है वैल्यूएबल और इसेंशियल रिसोर्सेज देते हैं, दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड, ये एंड ऐसे नहीं लिखा जाएगा, एंड आप ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे, एंड प्रिजर्व्ड फॉर ऑल बेनिफिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स एंड द प्लेनेट एज अ होल। मतलब ये कह रहा है कि ये जो है ट्रीज एक आवश्यक और मूल्यवान संसाधन है जिन्हें सभी जीवित प्राणियों और पूरे जो प्लेनेट है उसके ग्रह के लाभ के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। आगे कह रहा है ट्री प्ले अ विटल रोल इन अर्थ इकोसिस्टम सर्वाइविंग एज द फाउंडेशन फॉर अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड इन्वायरमेंट। जो पेड़ होते हैं पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण की नींव के रूप में काम करते हैं। नॉट ओनली डू दे contribute to air and water quality, prevent soil erosion, and generate oxygen for all living beings, but they also absorbed carbon dioxide through the process for photosynthesis। ट्रीज न केवल हवा और नमी पानी की गुणवत्ता में योगदान देते हैं, बल्कि ये मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, सभी जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, और वे प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं, फोटोसिंथेसिस जब करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करते हैं और शोषित करते हैं। अब देखिए मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके हिंट्स में दिया गया है। अभी तक मैंने आपको इसेंशियल फॉर ये ऑल बींग्स बताया है ना। अब बारी है, ये तो उसकी बारी होगी, अब बारी है कि ये जो फ्रूट्स हैं, फूड है, शेल्टर केटल के लिए, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो अब आगे है, however the global rate of deforestation is alarming, with an estimated 9 billion trees being cut or lost each year। हालांकि वनों की कटाई जो है वो बहुत ही चिंताजनक है, लेकिन यह अनुमान है कि 9 बिलियन पेड़ हर साल काटे जा रहे हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू कटिंग वन इंटायर फॉरेस्ट एवरी 3 days। मतलब ये है कि हम हर तीसरे दिन एक पूरे जंगल को काटने के बराबर है। इतने पेड़ कट रहे हैं कि एक जंगल को हर तीसरे दिन काट दे रहे हैं। द लॉस ऑफ ट्रीज नॉट ओनली एडवर्सली इम्पैक्ट आवर इन्वायरमेंट बट ऑल्सो इफेक्ट ह्यूमन लिव एज दे प्रोवाइड अस एसेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज फूड, फ्यूल है ना, फूडर एंड मेडिसिन। पेड़ों का नुकसान न केवल हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बल्कि मानव जीवन को भी प्रभावित करता है ना। क्यों करता है? क्योंकि वे हमें भोजन देते हैं, फ्यूल देते हैं, चारा देते हैं, दवा देते हैं, ऐसे बहुत सारे उत्पाद होते हैं जो हमको प्रदान करते हैं। ट्रीज सर्व एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फॉर मेनी इंडस्ट्रियल फ्यूल्स सच एज पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एंड सीएनजी which are derived directly or indirectly from bioproducts। It is crucial that we take immediate remedial and ये सिंबल बन गया है, ये इसको आप एंड अच्छे से इंग्लिश में लिखेंगे। प्रिवेंटिव एक्शन टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट्स एज दे आर प्रीसियस एंड वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर बोथ द प्लेनेट एंड ह्यूमैनिटी। मतलब ये कि पेड़ जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया में भी अपने जो है प्राइमरी सोर्सेज के रूप में काम करते हैं, मतलब प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, जो सीधे रूप से जैविक उत्पादों से ही प्राप्त होते हैं। यह इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जंगलों को संरक्षित रखें और इसके लिए संरक्षित रखने के लिए उपचार भी करें और बहुत सारे कार्रवाई करें, जिससे ट्रीज हमारे ग्रह और मानवता दोनों के लिए मूल्यवान साधन है। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा 6 में से 6 नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल में क्या है, एन इम्पोर्टेंट डे इन माई लाइफ। सबसे पहले है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले
One of the most important day in my life was my sister's wedding day. It was a momentous occasion filled with joy, excitement and love. मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से मेरी बहन की शादी का दिन था। वह दिन जो था वो खुशी, उत्साह और प्यार से भरा एक महत्वपूर्ण अवसर था। Witnessing my sister marry the love of her life was incredibly special and meaningful. The day was adorned with beautiful decorations, music and heartfelt speeches. मतलब ये है कि अपनी बहन को अपने जीवन के प्यार से शादी करते हुए देखना एक जो है अविश्वसनीय रूप से जो है मेरे लिए सार्थक था। Seeing my sister in her stunning wedding attire and witnessing the happiness on face made the day unforgettable. Unforgettable मतलब भूलने योग्य, अविश्वसनीय तरीके से। I enjoyed every moment of celebration from the traditional ceremonies to dancing the night away with family and friends. My sister's wedding day was not just a celebration of love but also a जो cherished memory that I will treasure forever. मैंने पारंपरिक समारोहों से लेकर परिवार, दोस्त और जितने भी लोग थे सभी लोग रात भर नाचने तक उत्सव जो भी चीज़ था हर एक चीज़ में मैंने एंजॉय किया। और मेरी बहन की शादी का दिन न केवल प्यार और जश्न था बल्कि एक यादगार पल भी था जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूँगा। ट्रेजर मतलब होता है खजाना, मतलब कि संजो कर रखना, तो खजाने से कम थोड़ी हुआ। अब देखिए, अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये मैं आपको राइट करके भी बता सकता हूँ, लेकिन लिखने में क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, जिससे यही क्लास जो है जो 1 घंटे 1.5 घंटे में बनेगा वो लगभग 2 से 2.5 घंटे में बनेगा। तो क्या होता है कि इतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, इसलिए मैं सिर्फ आपको लिख कर बता देता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे, जो ग्रामर का पार्ट है। अब इसको आपको ध्यान से देखना है। ग्रामर में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो सबसे पहले राकेश सेड टू मीरा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हैव है, मतलब ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान से सुनिए, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। कामा नोटेड कामा को इफ या वेदर में चेंज करते हैं, तो आप यहाँ पे भी इफ लिख सकते हैं। हैव यू जो लिखा है इसको पलट देंगे, यू को इधर करेंगे, हैव को इधर। लेकिन जब ये यू यहाँ पर आएगा तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है ना। यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कंप्लीटेड योर वर्क है तो योर भी ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग है ना। जो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है। अगर आपको डायरेक्ट नरेशन नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जो है इंग्लिश के प्लेलिस्ट में एक 2 घंटे का इनडायरेक्ट नरेशन 2 घंटे में देखिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उस पर भी आपको फोकस करना है जो है इंट्रोगेटिव पे, क्योंकि पिछले कई वर्षों से सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव का ही नरेशन पूछा गया है। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले वर्षों में भी इनडायरेक्ट का ही जो है इंट्रोगेटिव का ही पूछा जाएगा। चलिए अब इसको बनाते हैं जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले राकेश सेड टू मीरा है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे राकेश आस्क्ड मीरा। आपने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। कामा नोटेड कामा को हटा के आप क्या लिखेंगे, कहेंगे इफ लिखेंगे। अब बारी है कि अब क्या करें। अब देखिए ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसको हमको चेंज करना पड़ता है, किस में, कहेंगे असर्टिव में चेंज कर देना होता है। ये हट जाता है इंट्रोगेटिव मार्क। तो असर्टिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट को पहले लाना पड़ता है, वर्ब को बाद में ले जाना पड़ता है। इसका मतलब जब यू को आप पहले लाएंगे तो यू को आप पहले लिखेंगे, लेकिन यू तो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन मीरा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सी, तो क्या हो जाएगा सी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हैव है, अब ये पास्ट में है तो हैव जब इस तरफ आएगा तो हैव किस में चेंज हो जाएगा, तो कहेंगे हैड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हैड। अब क्या है, हैड के बाद क्या, कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड कर दीजिए। योर है, योर किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ये भी सेकेंड पर्सन है, मीरा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। योर का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो कहेंगे हर। वर्क का वर्क ही रहेगा। ध्यान देंगे कि अब आपको फुल स्टॉप लगाना है, ना कि इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है।
तो ये आपका हो गया चेंज। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे देखिए अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, इसके पहले वाले सेट में सेट नंबर 3 में नो के बाद हमेशा टू का यूज होता है, तो बाई की जगह पे आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, टू कर लेंगे, बाई को हटा देंगे और टू को सही कर देंगे। ठीक है, मैंने वहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन में भी जो है पिन कर दिया था, कमेंट में मैंने पिन नहीं किया, वो भी मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना है कि नो के बाद टू लगाना है। ठीक, अब उसमें तो मैं कोई करेक्शन कर नहीं सकता हूँ, इसलिए आपको मैं इस सेट में बता रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको सेट नंबर 3 करने के बाद जब सेट नंबर 4 में पहुँचे होंगे तो आपका वो डाउट सही हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर चेंज करना है इस पैसिव वॉइस को, तो पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए सबसे पहले WH वर्ड अगर कभी आता है तो हमको WH वर्ड ही लिख देना पड़ता है। तो यहाँ पे वाई है तो सबसे पहले आप वाई ही लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। इसके बाद क्या है, डज है, डज को किस में चेंज कर देंगे, इज में चेंज कर देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। अब कहेंगे कि इज कैसे हो गया, अरे भाई अगर कोई इंडिफिनिट टेंस में है तो वो उसका जो वर्ब आता है वो कंटिन्यूअस टेंस से आता है, तो वाई इज हो गया। अब ये ही है, क्या ही को भी चेंज करेंगे, नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट है हिज ब्रदर, तो यहाँ पे लिखेंगे हिज ब्रदर। अगर यही ब्रदर्स होता तो ये आर हो जाता, तो ब्रदर है इसलिए इज है। क्लियर है। इसके बाद क्या है, जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो कहेंगे कि वो हो जाएगा बीटेन। अच्छा अब लगाएंगे बाई और बचा क्या, ही, तो ही का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ही का हिम हो जाएगा। और ये आपका चेंज हो गया किसमें, पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी में कह रहा है कि माई फादर सेड टू राजू यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। अब देखिए इसमें आपको जब चेंज करना है तो चेंज क्या क्या करेंगे, सबसे पहले माई, जब सेंटेंस स्टार्ट होता है पंक्चुएट करना है इसमें, सबसे पहले पहला वर्ड हमेशा कैपिटल में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माई। माई फादर, तो माई फादर सही सही लिखा है। सैड टू लिख दीजिए, है ना। किससे कह रहे हैं, राजू। हमेशा नेम का पहला लेटर कैपिटल में ही होता है। उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा लगाएंगे और फिर लिखेंगे यू। इन्वर्टेड कामा में पहला लेटर हमेशा कैपिटल में ही होता है। यू शुड नॉट वेस्ट, इसमें कोई चेंज करना ही नहीं है। योर टाइम ऑन संडे। अब ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको पहले इन्वर्टेड कामा बंद करना है, उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। हो गया। और इसमें भी आपको ये 2 नंबर देखे जाएगा। कैसे देखे जाएगा, क्योंकि आपको हमेशा इसी का प्रैक्टिस करना है। इस साल के जितने भी पेपर हैं इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले 2025 2026 जो भी सेट का होगा वो आपका 100% ऐसे ही पूछा जाएगा, आपको यही करना ही है। आगे बढ़ते हैं डी। अब देखिए डी में मैंने इसका ट्रांसलेशन करके रखा है जिससे हमारा थोड़ा सा टाइम बचे। सबसे पहले आ गया कि आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, तो सबसे पहले आज का बनाएंगे टुडे। हमारे प्रधानाचार्य मतलब आवर प्रिंसिपल, है ना। कर रहे हैं, रहा है, रही है आता है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस बनता है, उसमें इज के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे प्रधानाचार्य सिंगुलर हैं। तो इज गेटिंग रिटायरमेंट, है ना। अवकाश ग्रहण करने मतलब वो रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायरमेंट कर देंगे। आगे वे मतलब दे का यूज नहीं करेंगे, है ना। दे का यूज आप प्लूरल के लिए करते हैं। अब यहाँ पे ये जो वे है ये हमारे प्रधानाचार्य के लिए है जो कि सिंगुलर है, इसलिए हमने यूज किया है ही। करते रहे हैं, जब भी ता रहे हैं ते रहे हैं तो हैज बीन हैव बीन आएगा और ये हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि यहाँ पे समय भी दिया रखा है। तो सबसे पहले ही हैज बीन वर्किंग, कार्य करते रहे हैं इन द कॉलेज, कहाँ, कॉलेज में। कब से, 1980 से, तो सिंस 1980। फिक्स टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, अनफिक्स टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। हिज बिहेवियर टुवर्ड्स ऑल द टीचर्स हैज बीन प्रेसवर्थी, वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे हैं। या तो यहाँ पर भी आप देखिए ध्यान से, हिज बिहेवियर, यहाँ पर भी हैज बीन का यूज हुआ है ना। तो जहाँ पर करते रहे हैं यहाँ पर भी करते रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम दिया था सिंस, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं दिया है, फिर भी हम हैज बीन का यूज कर रहे हैं क्योंकि आया है करते रहे हैं। ठीक है।
अब समस्या ये है कि आपके मन में डाउट होगा कि करते रहे हैं तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज बीन हैविंग का यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये शो करता है कि कोई काम आप जब कर रहे हैं तो पिछले टाइम से कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं और आगे तक करेंगे। मतलब ये कि मान लीजिए आपने यहाँ से लेटर लिखना स्टार्ट किया, तो अगर आपको अभी कोई देखेगा तो आप लिख ही रहे, लेकिन या इतना तो लिख चुके हैं। तो जो काम आप यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि अच्छा व्यवहार वो पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, इसलिए इसको हम लोग हैज बीन हैव बीन के साथ यूज करते हैं। सभी विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। ठीक है, अब ये हो गया ग्रामर का पार्ट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे किसका पार्ट, लिटरेचर का। ए में आपको या तो पहला करना है या तो दूसरा करना है, दोनों में से एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। और ये जो बी है इसमें भी आपको दो क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट और दूसरा है हु रेज्ड द वॉइस। दोनों में से कोई एक ही करना है, मतलब ए में से दो क्वेश्चन में से एक करना है, बी में से दो क्वेश्चन में से एक करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको चारों का आंसर बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 के ए में दिया है कि व्हाट वाज ओनली वन होप दैट लेंचो, मतलब कि जो लेंचो है उसका होप क्या था। तो यहाँ पर होप उसका क्या था, ध्यान से देखिए। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो बस एक ही उम्मीद कर रहा था, क्या, कि भगवान ही अब उसकी मदद कर सकता है। गॉड सी एवरीथिंग, गॉड जो है वो सब कुछ देखते हैं। इवन वॉट इज डीप वंस कॉन्साइंस ही हैड स्ट्रॉन्ग फैथ इन गॉड सो ही शैल हेल्प हिम नीड। मतलब यहाँ तक कि जो कुछ भी किसी में है वो भगवान में ही है, उसे भगवान पर पूरा भरोसा था कि वह जरूरत पड़ने पर वो मदद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द साइट दैट सिद्धार्थ सा। मतलब जब सिद्धार्थ ने सारी चीजें देखी तो उसका रिजल्ट क्या हुआ ये बताना है। देखिए द फोर साइट्स, उन्होंने क्या चीजें देखी थी, चार चीजें देखी थी। द फोर साइट्स हैड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रिंस सिद्धार्थ व्यू ऑफ लाइफ विच रिजल्ट्स in a spiritual awakening to abandon the pursuit of material luxuries and fleeting pleasures। इसका मतलब ये है कि चार स्थल थे जो राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन के दृष्टिकोण पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाले थे, जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक और विलासिता और अस्थायी सुखों की खोज में उसको त्यागने के लिए एक आध्यात्मिक उनके अंदर जागृत हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बी का पहला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी, इसमें पहला ये है कि नेल्सन मंडेला थिंक्स दैट द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ नेशन इज इट्स पीपल, दे आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। नेल्सन मंडेला का मानना है कि किसी देश की सबसे बड़ी और असली दौलत उसके लोग हैं, इट्स पीपल। वे सबसे शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा और महीन और सच्चे होते हैं। प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा सच्चे कौन होते हैं, ज़्यादा फाइनर कौन होते हैं, ज़्यादा ट्रूअर कौन होते हैं, वो होते हैं किसी भी देश के लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है हु रेस्ड द वॉइस स्टॉप द बस एंड वाई। मतलब किसने कहा था, किसने चिल्लाया था, किसने आवाज उठाई कि बस रोको बस रोको। ठीक है, तो यहां पर देखिए वल्ली रेस्ड द वॉइस, वल्ली ने आवाज उठाई थी, वल्ली ने आवाज चिल्लाई थी स्टॉप द बस, बस रोको, स्टॉप द बस, बस रोको, बिकॉज सी वॉन्टेड टू गेट ऑन द बस, क्योंकि वह बस में चढ़ना चाहती थी। सी वॉज एगर टू टेक हर फर्स्ट बस राइड एंड डिडंट वांट टू मिस द चांस। वह अपनी पहली बस यात्रा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसका ये जो मौका है वो चूकना नहीं चाहती थी। इवन दो सी वॉज स्मॉल सी कॉन्फिडेंटली आस्क्ड द बस टू स्टॉप सो ही कुड बोर्ड एंड फुलफिल हर ड्रीम ऑफ राइडिंग टू द टाउन। हालांकि वो बहुत छोटी थी, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बस को रोकने के लिए बहुत बेहतरीन था, ताकि वो अपने बस में चढ़ सके और शहर तक, सिटी तक सवारी करने का उसका जो अपना सपना है वो पूरा कर सके। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ए और बी दो हैं, इन दोनों में से कोई आपको एक ही करना होता है, 60 वर्ड में लिखना होता है।
4 नंबर का होता है, इसीलिए आपको इन दोनों में से या तो ये क्वेश्चन या तो ये क्वेश्चन, दोनों का आंसर नहीं देना है, दोनों में से एक का आंसर देना है। तो लेकिन हम यहाँ पे आपको दोनों का आंसर बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द एनी राइट हर हिज फर्स्ट एसे, मतलब ये है कि जो एनी है वो फर्स्ट एसे में क्या लिखा था अपने। तो यहाँ पे देखिए उसका आंसर है मिस्टर किसिंग आस्क्ड एनी टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स एज पनिशमेंट। जो मिस्टर किसिंग है उन्होंने एनी को सजा के तौर पर एक चैटर बॉक्स जो है इस टॉपिक पर एक निबंध लिखने के लिए पनिशमेंट किया था। इन दैट सी ट्राइड टू जस्टिफाई हर ट्रैट एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एवरी स्टूडेंट। सी आल्सो स्टेटेड दैट द inherited this trait from the mother and no one can cure that। मतलब ये कि जो इसमें उसने हर छात्र की विशेषता के रूप में अपनी विशेषता को सही ठहराने की कोशिश की। उसने यह भी कहा कि यह विशेषता अपनी माँ से विरासत में मिली है एंड और नो वन क्योर दैट, और कोई भी इसका इलाज नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द साइट दैट मूव द बुद्धा। आपको डिस्क्राइब करना है कि बुद्धा का मूव क्या क्या था। तो आपको पहले से ही पता है, अब इसका जो इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, बस वहां पे 30 वर्ड्स लिखने थे, यहाँ पे 60 वर्ड लिखने हैं। देखिए द 4 साइट्स ऑफ बुद्धा इंक्लूड विटनेसिंग एन ओल्डर मैन। जो बुद्ध के 4 साइट्स थे, 4 दृश्य उन्होंने देखे थे, उसमें से एक क्या था, ओल्डर मैन, एक वृद्ध व्यक्ति था। अ सिक पर्सन, एक जो था बीमार व्यक्ति था। अ कॉर्प्स, एक शव था। एंड एन एस्टिक और वेंडरिंग रिन्यूसियंट, और एक क्या देखा था, एक तपस्वी को उन्होंने देखा था, भटकते हुए सन्यासी को देखा था। ये चारों चीजें उनमें शामिल थी। फ्रॉम दीज साइड्स गौतम कैरियोटियर्स चंडक एक्सप्लेन। गौतम का जो सारथी था, जो उनके साथ था, उसका नाम चंडक था। चंडक एक्सप्लेन टू हिम, उन्होंने एक्सप्लेन किया द नेचर ऑफ एगिंग, इलनेस, डेथ एंड द एस्थेटिक मैन। उन्होंने बताया कि उन्हें बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु और तपस्वी व्यक्ति की प्रकृति के बारे में उनको बहुत ही अच्छे से समझाया। फ्रॉम दीज साइड्स गौतम डिसाइड्स टू टेक द रोड टू इनलाइटमेंट। और गौतम ने ये सारी चीजों को समझा, देखा और उसके बाद अपने आत्मज्ञान की राह पर चलने का फैसला कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन हिज इट्स नेचुरल। यहां पर अ टाइगर इन द जू और द टाइगर इन इट्स नेचुरल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये पहले या दूसरे सेट में भी मैंने इसको सॉल्व करवाया है। तो देखिए ये समझिए, इसमें देखिए एक और क्वेश्चन है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पोएम से दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि 40 वर्ड्स में आपको लिखने हैं, 3 मार्क्स के होंगे, चाहे आप ये करिए चाहे आप ये करिए। इन 3 नंबर में आपको या तो एक टाइगर इन द जू और द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, इन दोनों में डिफरेंस बताइए, इसका आंसर दीजिए। या तो आप 4 लाइन की कोई कविता लिखिए, पोयम लिखिए, जो कि आपके सिलेबस में होना चाहिए और कॉपी नहीं होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखा है। तो ठीक है, दोनों का पहले देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू, इसका डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन अ जू एंड इन अ फॉरेस्ट इज ह्यूज, एज इन फॉर्मर इट इज केज्ड एनिमल हु हैज लॉस्ट इट्स फ्रीडम। यहाँ पर कहा जाए चिड़ियाघर मतलब जू और जंगल में बाघ के बीच बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि चिड़ियाघर में वो पिंजरे में बंद जानवर होता है और जिसने अपनी आज़ादी खो दी है ना, और जबकि जंगल में वह स्वतंत्र और सर्वोच्च होता है। बाघ जंगल का राजा होता है ना। इट्स फ्रीडम विस्लिस्ट इन द लेटर इट्स इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम। द टाइगर इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, इट इज बॉर्न फ्री, इट रोम्स अबाउट द फॉरेस्ट रोरिंग रेगली। मतलब जो टाइगर होता है वो जंगल का राजा होता है,
वो एकदम फ्रीडम मतलब कि आज़ाद पैदा होता है और जंगल में सही तरीके से दहाड़ता है, सही तरीके से रहता है, सही तरीके से घूमता है। तो ये तो हो गया डिफरेंस, ठीक है। लेकिन और वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिसमें हमको 4 लाइन की कविता लिखनी है, पोएम लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, हैज गिवन माई हर्ट अ चांस ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रिसीड। देखिए क्या होता है कि आपको 4 लाइन की कविता जो होती है ना, वो कम से कम 2 याद रखनी है बस। होता क्यों, अगर आप एक याद कर लिए और वही अगर आपके पेपर में आ गया तो आपका दिक्कत हो जाएगा। तो 4 लाइन की कविता 2 याद रखिए, एक अगर आपके पेपर में आ गया तो दूसरा लिखने का काम आ जाएगा, ठीक है। वरना मैंने इसका एक ट्रिक भी बताया है। मान लीजिए यही आपके पोएम आपके पेपर में आ गया, तो आप सबसे पहले तीसरे वाली लाइन को लिखिए, फिर उसके बाद दूसरे वाली लाइन को लिखिए, फिर उसके बाद चौथे वाली लाइन को लिखिए, फिर उसके बाद पहले वाली लाइन को लिखिए। हमेशा याद रखना है ये क्रम, ठीक है। तो आप वैसे ही बना सकते हैं, अगर नहीं याद है तो ये उस कंडीशन में करना है जब आपको नहीं आता है तब, लेकिन आप कोशिश करिए कि याद हो जाए, वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन। आपको 3 सेंट्रल पोएम्स दिए गए हैं जिसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो अमांडा और द बाल पोएम, इन दोनों को मैंने पिछले सेट में बता दिया है, इसलिए इन दोनों पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ फॉर एनी ग्रिगोरी के पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। अमांडा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द अमांडा इज दैट द प्रेजेंट हु डू नॉट understand nature of the their children, they keep giving to their children, they want to them their children norms of society। मतलब जो अमांडा होता है, सेंट्रल आइडिया जो है वो अमांडा के माता पिता और उनके बच्चों की प्रकृति को नहीं समझते। अमांडा के जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों की प्रकृति को नहीं समझते, वे अपने बच्चों को आज्ञा देते रहते हैं। वे चाहते हैं कि समाज जिस तरीके से चाह रहा है समाज के अनुसार जो है वो पालन करे, उसी मानदंड पे खरा उतरे। This has adverse impact on the upbringing children। Amanda seems to escaping beginning, however in the end of the she stops imagine, rather becomes short-tempered, moody and angry। इसका बच्चों के पालन पोषण पर बहुत ही उल्टा प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अमांडा जो है वो शुरुआत से ही बचकर भागती हुई दिखाई देती है इस पोएम में। हालांकि अंत में वो जो है इमेजिनेशन करना बंद कर देती है ना। अंत में क्या वो इमेजिन करना बंद कर देती है, बल्कि वो क्या करे, वो चिड़चिड़ा हो जाती है। सी बिकम्स शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब चिड़चिड़ा हो जाना, मूडी हो जाती है और एंग्री हो जाती है, गुस्से में रहती है हमेशा, ठीक। इसके बाद है द पोएम अमांडा बाय रॉबिन लीन, हाईलिंग इम्पोर्टेंस ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, वन कैन फोर्स a child to be civilized and good mannered and proper care is required in the nurturing of a child। रॉबिन क्लेन होते हैं, उनकी कविता है अमांडा, एक बच्चे के पालन पोषण के महत्व पर प्रकाश डालती है। एक बच्चे को सभ्य और अच्छे व्यवहार वाला होना चाहिए, लेकिन इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, और बच्चे के पालन पोषण में उचित देखभाल करने की आवश्यकता है। प्रॉपर केयर इज रिक्वायर्ड इन द जो है नर्सरिंग ऑफ अ चाइल्ड। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। तो क्लेन जी यही कहना चाहते हैं कि बच्चों को मजबूर नहीं करना चाहिए समाज के अकॉर्डिंग, ठीक है। बच्चों को हमेशा फ्री रहना चाहिए, बच्चे के पालन पोषण में उचित देखभाल करनी चाहिए, जो कि आवश्यकता भी होती है। एक सभ्य और अच्छे व्यवहार वाला जो है चाइल्ड बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे वाई इज मिस्टर पॉम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। जो मिसेस फ्रॉम पॉम्फ्रे वो ट्रिकी को लेकर क्यों जो है चिंतित में दिखाई देती है। तो यहाँ पे पम्फ्रे इज वरी अबाउट, पहले मैं आपको बता दूं पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी के बारे में इसलिए चिंतित होती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाता था और अपना सारा समय जो है गलीचे पर लेटा रहता था और हाफता रहता था। वो अपने पसंदीदा जो उसका खाना होता था वो खाने से इनकार कर दिया था, और उसको क्या होते थे, धीरे धीरे दौरे पड़ने लगते थे, उल्टी के दौरे, उल्टी होने कर कुल मिला के उल्टी करने लगता था। ट्रिकी जो होता है वो टहलने भी नहीं जाता था और उससे कोई काम करने का भी मन नहीं करता था। तो इसीलिए जो मिसेस पम्फ्रे होती हैं वो परेशान हो जाती हैं। पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही वुड ईट नथिंग एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग एंड पेंटिंग, ठीक है। मतलब कुछ खाता पीता वो कुछ नहीं करता था, है ना,
ना कुछ खाता था ना कुछ पीता था और सारा समय गलीचे पर लेटा रहता था। ही रिफ्यूज टू ईट फेवरेट डिशेज, वो रिफ्यूज मतलब मना कर देना, वो अपना फेवरेट डिश भी नहीं खाता पीता था। एंड वुड हैव डाउट्स ऑफ वोमेटिंग, बाउट्स ऑफ वोमेटिंग, वोमेटिंग का मतलब ये होता है कि वो अपने उल्टी के दौरे उसको पढ़ते रहते थे। ट्रिकी डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स और डू एनीथिंग एट ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रिकी जो है वो टहलने के लिए या कुछ भी करने के लिए नहीं जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज लोसेल्स हस्बैंड। ध्यान रखना है कि इसमें दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। मैं दोनों का आंसर पहले बता रहा हूँ। आंसर क्या है यहाँ पे देखिए, ये मैडम है ऐसा ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। तो मैडम लॉयसेल्स हस्बैंड वॉज अ पुअर मैन बट ही वांटेड टू प्रोवाइड ऑल द अफोर्डेबल लग्जरीज टू मैडम लोजेल। He wanted to work hard to live a better life. He was happy with his life, but he, due to complaints of the Madam Lojel, he was trying to just complete her desires. मतलब जो मैडम लाइजल थी, उनके पति जो थे वो बहुत पुअर थे, लेकिन मैडम लाइजल सभी सस्ती जो चीज़ें थी वो प्रदान करना चाहती थी। वो एक बेहतर जीवन जीने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। वह अपने जीवन से खुश था, लेकिन मैडम लाइजिल बहुत ज़्यादा क्या करते थे, बहुत शिकायत करती थी। इसलिए वो सिर्फ उसकी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता रहता था। कौन? लाइजिल के हस्बैंड। कुल मिला के लाइजिल हस्बैंड जो थे वो सारी चीज़ें पूरी करने चाहते थे, लेकिन वो सस्ती चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे। तो मैडम लाइजिल को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, उनको एक बेटर लाइफ चाहिए थी। इसलिए हमेशा कंप्लेन करती रहती थी अपने हस्बैंड से, और इससे ही क्या होता है कि इनके ये जो इच्छाएं थी उसी को पूरा करने में उनके हस्बैंड की सारी समय चला जाता था, वहीं पूरी कोशिश कर रहा था। इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से अभी आपको एक ही करना है। ध्यान रखेंगे ये 4 मार्क्स का है, दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना है। वाई डज अनिल नॉट हैंड ओवर द थीप टू पुलिस। मतलब यह है कि जो अनिल है, अनिल चोर को पुलिस को क्यों नहीं सौंपता है। तो यहाँ पे है कि आपको पहले बता दूं क्यों नहीं सौंपता, क्योंकि जो उसे एहसास हुआ कि हरी ने सबक सीख लिया है और वह अब अपने बेहतरी के लिए बदल गया है। अंततः वह कभी भी वापस नहीं आता और पैसे उसी जगह पर नहीं रखता जहां से उसने चुराए थे। वही चीज़ है, इसका आंसर देंगे कि अनिल डज नॉट हैंड ओवर द थीप टू द पुलिस बिकॉज ही रियलाइज टू हरी हैड लर्न हिज लेसन and change for the better, otherwise he would never have come back and kept money at the same place from where he has stolen it. Next question है, what was the cause of Matilda's ruins, how could she have avoided it। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मटिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था और उसने इसे कैसे टाल दिया, कैसे टाल सकती थी। तो मैं आपको बताऊं कि मटिल्डा की जो चीज़ें थी वो भौतिकवादी थी, उनकी आकांक्षाएं असंतोष और उसके विनाश का अंतिम कारण थे। वो हमेशा अपनी वित्तीय मतलब कि मनी प्रॉब्लम से ही दुखी रहती थी। जीवन की जो भी खुशी थी उसकी समृद्धि और विलासिता की भी पैदा होना चाहती थी। वो अपनी प्रेजेंट टाइम को स्वीकार करके और अपने प्यारे पति के साथ अपने साधारण जीवन से संतुष्ट होकर आसानी से अपनी बर्बादी से बच सकती थी। लेकिन हुआ कि नहीं हुआ आपको अच्छी तरीके से पता है। वही है मटिल्डाज materialistic aspiration and dissatisfaction was the ultimate cause of her ruin। वो बहुत ज़्यादा विलासिता में खो गई थी, ये उनके बर्बादी का कारण था। शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी अबाउट हर फाइनेंशियल स्टेटस। वो हमेशा अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, पैसे की स्टेटस को लेकर हमेशा दुखी रहती थी। एंड विश टू बी बॉर्न इन द मिस्ट ऑफ रिचेस एंड लग्जरीज लाइफ। वो चाहती थी कि हम किसी जो है अमीर के घर में पैदा हों जहाँ पर बहुत सारे लग्जरीज चीज़ें हों, रिचेस लोग हों। सी कुड हैव इजली अवॉइड हर। ये क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि हाउ कुड हैव अवॉइडेड, तो वो आसानी से इस चीज़ों को अवॉइड कर सकती थी, विनाश से अपने बच सकती थी। क्यों, कैसे? एक्सेप्टिंग हर करेंट सिचुएशन, अगर वो एक्सेप्ट कर लेती अपने करंट सिचुएशन को, एंड बीइंग कंटेंट विद हर सिंपल लाइफ विद हर लविंग हस्बैंड, और वो अपने सिंपल लाइफ में अपने हस्बैंड से प्रेम करती। तो ये आपका रहा सेट नंबर 4। इसके बाद हम लोग सेट नंबर 5 देखेंगे। सेट नंबर 5 आपका जो है जल्द ही आएगा।
तो सेट नंबर 4 तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। मैंने सेट नंबर 3 में जो पैसिव जो है बाई की जगह पे 2 होगा, मैंने बताया अभी पहले भी बताया, तो उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन किया है और कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है। सेट नंबर 1 में आप देखेंगे या सेट नंबर 2 में भी तो बाई नहीं होगा। नो के बाद याद रखिए कि आप दिमाग में रखिए कि KNOW, नो के बाद 2 का यूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हुई है। ये जो है पिछले सेट में थोड़ी सी एरर हो गया था, ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, बाकी अब कोई एरर का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पे पहली बार हो तो।